नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 1 मई और 1 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2025 कब मनाया गया, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व शांति, स्वतंत्रता और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 1 मार्च, 30 अप्रैल, 5 मई या 21 जून। तो अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व शांति, स्वतंत्रता और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, इसे 30 अप्रैल को मनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हर साल अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जैज संगीत को एक वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता देना है, जो शांति, विविधता और संवाद को बढ़ावा देता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को और प्रसिद्ध जैज कलाकार हर्बी हैनकॉक की पहल पर की हुई थी। अगला सवाल, हाल ही में किसने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है ताकि पूरे भारत में निवेशकों को डोर स्टेप केवाईसी सत्यापन सेवा प्रदान की जा सके? Recently, who has partnered with SBI Mutual Fund to offer doorstep KYC verification services across India? ऑप्शन है आपके UIDAI, इंडिया पोस्ट, आरबीआई या नीति आयोग। तो अभी हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ इंडिया पोस्ट ने साझेदारी की ताकि पूरे भारत में निवेशकों को डोर स्टेप केवाईसी सत्यापन सेवा प्रदान की जा सके। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये चाचा और दीदी दोनों लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे साझेदारी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साझेदारी का उद्देश्य भारत में म्यूचुअल फंड निवेश को आसान और सुलभ बनाना, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में। सेवा का स्वरूप क्या रहेगा? तो यह सेवा डोर स्टेप केवाईसी वेरिफिकेशन के रूप में दी जाएगी, जिससे लोगों को घर बैठे केवाईसी की सुविधा मिलेगी। और कार्यक्रम से जुड़ाव, ये पहल जन निवेश और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को समर्थन देती है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों की वैधता पर सवाल उठाते हुए क्या सुझाव दिया है? Recently, what suggestion did the Supreme Court make regarding candidates elected unopposed? ऑप्शन से आपके चुनाव रद्द कर दिए जाएं, उन्हें स्वचालित रूप से चुना जाए, न्यूनतम वोट प्रतिशत की अनिवार्यता हो या पार्टी के चयन पर निर्भर किया जाए। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों की वैधता पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि उन्हें न्यूनतम वोट प्रतिशत की अनिवार्यता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं, मुद्दा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि निर्विरोध चुनावों में जनता की भागीदारी नहीं होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो उसके बाद कोर्ट ने सुझाव दिया कि कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई उम्मीदवार अकेला हो, उसे वैध रूप से निर्वाचित घोषित करने से पहले कम से कम 10 या 15% वोट मिलने चाहिए। याचिका, यह चर्चा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई, जिसमें नोटा विकल्प को भी अनिवार्य बनाए जाने की मांग की गई, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस आर्टिकल की बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कौन से नए मसौदे नियम प्रस्तावित किए हैं जो प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों से उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाए गए? Which new draft rules has India's Environment Ministry recently proposed to reduce emissions from major polluting industries? ऑप्शन है आपके GHG लिमिटेशन रूल्स 2025, कार्बन टैक्स रूल्स 2025, GEI टारगेट रूल्स 2025 या ग्रीन इंडिया मिशन एक्ट। तो अभी हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने GEI टारगेट रूल्स 2025 से नए मसौदे नियम प्रस्तावित किए, जो प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों के से उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये GEI क्या होता है? जो हमारा GEI है, इसका फुल फॉर्म है गैसेस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025।
बढ़ते हैं आगे। नियमों का नाम, पर्यावरण मंत्रालय ने जीईआई टारगेट रूल 2025 का मसौदा प्रस्तावित किया है। उद्देश्य क्या है, तो इन नियमों का उद्देश्य ऊर्जा गहन उद्योगों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना है। और लक्ष्य और योजना, यह नियम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के अनुरूप है और 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा। अगला सवाल हमारा, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन यानी कि नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत किस उद्देश्य से बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जा रही है। अंडर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। ऑप्शन है आपके कृषि मशीनों का वितरण, जैविक खाद्य प्रसंस्करण, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना या आयातित उर्वरकों का भंडारण। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत अभी प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए या इस उद्देश्य से बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बीआरसीज की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। योजना का नाम, यह पहल राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत शुरू की गई, जिसकी शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी। उद्देश्य क्या है, किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने और प्राकृतिक कृषि को अपनाने में सहायता करेगा। और बीआरसी की भूमिका क्या होगी, तो प्रत्येक क्लस्टर स्तर पर 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो जैव इनपुट, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको कंफर्म कर दें कि ये आने ही है। तो भारत का पहला जो ग्रीन सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है, ये किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया, जिसका उद्देश्य जल शुद्धिकरण संयंत्र को वित्त पोषित करना है। Which municipal corporation has issued India's first certified green municipal bond to fund a sewage treatment plant? ऑप्शंस हैं आपके, पुणे नगर निगम, बेंगलुरु नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम या फिर लखनऊ नगर निगम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद नगर निगम। उपलब्धि क्या है, तो गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला ग्रीन सर्टिफाइड म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। उद्देश्य क्या है, इस बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि उच्च स्तरीय सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण में किया जाएगा। इसका महत्व क्या होगा, तो यह पहल शहरी स्थिरता यानी कि अर्बन सस्टेनेबिलिटी और जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है, जिससे गाजियाबाद जैसे शहरों में पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने का एफआरपी कितना निर्धारित किया है, जिससे लगभग 5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। Recently, what FRP has the central government fixed for sugarcane for the year 2025-26, benefiting around 5 करोड़ farmers? ऑप्शन हैं आपके, 300 रुपया प्रति क्विंटल, 325 रुपये प्रति क्विंटल, 340 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 355 रुपये प्रति क्विंटल। वे हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने का एफआरपी 355 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे 5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एफआरपी निर्णय, केंद्र सरकार ने वर्ष 25-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। लाभार्थी कौन है, इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवारों के साथ साथ चीनी मिलों में कार्यरत 5 लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अन्य निर्णय क्या लिए गए, तो कैबिनेट ने मेघालय के मावलिंखू में से असम के पंचग्राम तक 4 लेन ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग को भी मंजूरी दी है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने किस विषय को आगामी जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया है। Recently, what has the Cabinet Committee on Political Affairs decided to include in the upcoming national census? ऑप्शन है आपके, धर्म आधारित जनगणना, आर्थिक स्थिति सर्वेक्षण, जातिवार जनगणना या शिक्षा स्तर सर्वेक्षण। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की
राजनीतिक मामलों की समिति ने जातिवार जनगणना सेंसस कास्ट बेस्ड सेंसस को आगामी जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। निर्णय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने जातिवार जनगणना शामिल करने का निर्णय लिया। संवैधानिक संदर्भ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय है। याद रखिएगा, जनगणना संघ का विषय यानी कि यूनियन का टॉपिक है आपका, जो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 69वें स्थान पर है। कारण क्या है? अलग अलग राज्यों में जातिगत सर्वेक्षणों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए एकीकृत और पारदर्शित जातिवार आंकड़े जुटाने के लिए इसे मुख्य जनगणना में शामिल किया गया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे याद रखने लगे यही 2 पॉइंट है आपके। अगला क्वेश्चन हमारा 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG विषय किस विषय पर होगा? व्हाट इज द थीम ऑफ द 28th NCEG? ऑप्शन है आपके डिजिटल भारत, विकसित भारत, सिविल सेवा या ई गवर्नेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल विकसित भारत। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन 28वां NCEG 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम में होगा। इसका विषय होगा विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसके आयोजक हैं DARPG, MEITY और आंध्र प्रदेश सरकार। इसका पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सिंह NAEG 2025 पुरस्कार देंगे। ठीक है, याद रखिएगा 28वां NCEG पुरस्कार जो सम्मेलन है वो 9 से 10 जून को विशाखापट्टनम में होगा। अब हमारे सेशन का आखिरी सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा पोत मालदीव के माले पहुंचा? विच इंडियन नेवी शिप रीच्ड माले मालदीव्स रिसेंटली? ऑप्शन है आपके INS विराट, INS कोची, INS विक्रांत या INS त्रिशूल। तो ये हाल ही में भारतीय नौसेना का INS कोची ये जो पोत है ये मालदीव के माले में पहुंचा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका INS कोची। ये आगे से करियर नहीं हुआ है, एक्चुअली मैंने एडिट किया है फोटो, इस वजह से थोड़ा सा डार्क हो गया है। INS कोची 28 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना का INS कोची मालदीव के माले पहुंचा। पोत की मरम्मत 24 दिसंबर 2024 से 2025 अप्रैल तक मुंबई में हुई थी और संबंध यह भारत और मालदीव के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करती है। हमारा आखिरी पेज, आज हम जानेंगे सब लेफ्टिनेंट आशुतोष सोनी जी के बारे में। सब लेफ्टिनेंट आशुतोष सोनी भारतीय नौसेना के एक बहादुर अधिकारी थे जो 2016 में शहीद हो गए थे। वे INS सिंधु रत्न के साथ एक दुर्घटना में शहीद हुए थे। यह दुर्घटना 14 दिसंबर 2016 को हुई थी, जब पनडुब्बी में आग लगने के कारण कई नौसैनिकों की जान चली गई थी। इस हादसे में आशुतोष सोनी भी शहीद हो गए। आशुतोष सोनी ने अपने शहादत से यह साबित किया कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी शहादत भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो नमन है ऐसे बहादुर सैनिकों को जिनके वजह से हमारा देश और हम निसंकोच होके जीते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।